देख सकते हैं कि ये तस्वीर बताती है कि कैसे इनोवेशन और तकनीक के माध्यम से जिन स्मार्ट सॉल्यूशंस का हम जिक्र कर रहे हैं वो स्मार्ट सॉल्यूशन कैसे कॉस्ट इफेक्टिव हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ कैसे लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते हैं। नारायण मूर्ति मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ पर इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स कैसे टेक्नोलॉजी को, जब भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे आपकी समाज का दृष्टिकोण बदल सकती है, ये बेहद जरूरी है और यही वार्तालाप चल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ उद्योग जगत के कई निवेशक मौजूद हैं, कंपनियों के सीईओज हैं जिनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इनोवेटर्स से, टेक्नीशियंस से हमेशा ये कहते हैं पुल अप योर सॉक्स, किस लिए कि आप इसमें समाज के दृष्टिकोण के लिहाज से कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है आपकी तकनीक, ये बेहद अहम है आरेंद्र। बिल्कुल, और निश्चित तौर से हम तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं तकनीक के, उनके दिग्गजों के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात, उद्योग जगत के कई निवेशक हैं, कंपनियों के सीईओ हैं, एक मंच पे इनको लाकर उनके साथ संवाद करना, प्रधानमंत्री का बेहद रुचिपूर्ण तरीके से बात करना, एआई, क्वांटम, डीप टेक और जो फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं उनके जो निवेशक हैं उनसे संवाद करना, यानी भारत में भारत की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक आधार तैयार करना कि हम किस तेजी से आगे बढ़ेंगे, हमारा डायरेक्शन क्या होगा और दुनिया के साथ में कदम ताल करने की दिशा में कैसे फैसिलिटेटर की तरीके से काम करना है, ताकि भारतीय जो हमारा टैलेंट है, जिसका जिक्र आपने आईटी के माध्यम से किया था, इंडियन टैलेंट के माध्यम से उसको दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ा जाए, तो दुनिया की तकनीक, भारत का टैलेंट मिलकर किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी अगर एक कहूं तो इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया आईटी भी हो सकता है चल, उस नजरिए से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है भारत इनोवेट्स की नीस शहर से, जहां पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। और प्रधानमंत्री कहते हैं PPP+I, यानी कि पेटेंट, प्रोड्यूस, प्रॉस्पर एंड इनोवेट, यानी कि आप कैसे अपने इंटेलेक्चुअली अपने आप को पेटेनाइज करते हैं, फिर प्रोड्यूस करते हैं, उससे प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, और ये सभी कुछ हो पाता है किसकी बदौलत? इनोवेशन की बदौलत। और जिस तरह से अलग अलग निवेशकों और उद्योग जगत के बड़े बड़े सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात है, तो जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि किसी भी स्मार्ट सॉल्यूशन को, चाहे वो इनोवेशन के लिहाज से शिक्षा क्षेत्र में है आरेंद्र, हेल्थ के क्षेत्र में है, अगर हम बात करते हैं, हम साइंस के क्षेत्र में बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की, उसके लिए चाहिए पैसा। और ये वीसी यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, तो ये एक चेन बनाएगा, कैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंपनीज, हम एक मॉडल ऐसा तैयार करें कि वो किफायती हो और उस इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए। और इनोवेशन का बहुत ही प्रिसाइज और सिंप्लिसाइज्ड जो मतलब है प्रधानमंत्री की नज़र में, वो ये है कि वो लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर आए। और ये हमने कोविड के दौरान देखा था, टेलीमेडिसिन को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं आरेंद्र, और कैसे जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं और वो स्मार्ट सॉल्यूशंस दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण स्वरूप होते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें फ्रांस के शहर नीस से, जहां पर भारत इनोवेट्स की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सेक्टर्स के, जिसमें एआई, क्वांटम, डीप टेक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तमाम दिग्गजों से बात कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आंचल, जब देश का प्रधानमंत्री तमाम ऐसे जो टेक्नोलॉजी के जो दिग्गज हैं उनसे बात करता है, संवाद करता है, तो भारत की जो सीरियसनेस है इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर वो एक ट्रांसलेट होती नजर आती कि भारत की सरकार, भारत का इंडस्ट्री, भारत का एकेडमिया, सभी लोग एक कदम ताल करके इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। तो एक विश्वास बहाली का एक विश्वास भी पैदा होता है उन तमाम लोगों में, निवेशकों में, जो भारत की तरफ देख रहे हैं। और भारत का जो टैलेंट है इसकी तो दुनिया एक तरीके से कायल है। विदेश मंत्री भी हमने इस दरमियान देखा, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे, पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में सरकार का शीर्षस्थ स्तर से संवाद करना, ये उस गंभीरता को दिखाता है कि भारत कैसे बदलती दुनिया में कदम ताल करके अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और मुझे यहाँ पर रिनाउंड इकोनॉमिस्ट लेविट साहब का वो कथन आ रहा है याद, और यहाँ पर कहना बहुत मुफीद होगा। वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज थिंकिंग अप न्यू थिंग्स एंड इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स, और चीज़ों को नए तरीके से लोगों के सामने पेश करना। और इंडस्ट्री के साथ जो ये बातचीत चल रही है और ये पैराडाइम शिफ्ट, कैसे हम जब
अलग अलग उन क्षेत्रों का जिक्र करें जिसकी बात आरिंद्र आपने की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर्स, भले ही भारी भरकम शब्द है लेकिन इनका स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिहाज से मतलब बहुत सार्थक है। और ये मुलाकात जो इस वक्त हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बताती है कि प्रधानमंत्री के साथ जैसे ये वार्तालाप चल रहा है, नित्य नया नूतन चिर पुरातन, यानी कि नए आइडियाज़ को लाते हुए पुराने की नींव को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे आगे जाना है। और इसमें अलग अलग जिस सेक्टर्स का जिक्र, खास तौर पे एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखिए जो इनोवेशंस लगातार हो रहे हैं, इंक्यूबेशंस के लिहाज से, स्टार्टअप्स के लिहाज से, आप देखिए डिजिटल लर्निंग को हम किस अलग लेवल पर लेकर गए हैं। और उसी तरह के हम कह सकते हैं चेंजेस हम स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम स्पेस सेक्टर की बात करते हैं और इसी में आता है आपका ड्रोन, इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स और चिप के नज़रिए से जब हमने देखा तो भारत में पहली जो निर्मित चिप है कैसे वो लोगों की ज़िंदगी बदलती हुई नजर आएगी। और ममता चोपड़ा इस वक्त नीस से हमारे साथ मौजूद है। ममता, हम बहुत ही ऐसी तस्वीरें यहाँ पर अपने दर्शकों को डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं। भारत इनोवेट्स अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन किया जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री उद्योग जगत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि एक विन विन सिचुएशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड की तकनीक ट्रांसफर के लिहाज से भारत इनोवेट्स बेहतरीन मंच। ये बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे ये स्पेशल इन्वाइटीज हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं, जिनके सीईओज और सीनियर लीडर्स हैं जो यहाँ हैं, जिनमें से कई वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं जो निवेश करते हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो पहले भी भारतीय कंपनियों में निवेश कर चुके हैं और जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड भी पड़ा हुआ है जो वो अब इन्वेस्ट करने के अवसर देख रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे इन्वाइटीज भी हैं जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बातचीत के स्टेज पर है भारत की कंपनियों के साथ, और शायद ये पुश जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ जुड़कर उनसे बात कर रहे हैं, ये पुश बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि यहाँ पे हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल आया है उसमें विदेश मंत्री के साथ कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, पीयूष गोयल भी हैं। यानी कुछ ठोस जमीन पर उतारने के लिए अगर कहीं किसी को कोई भी सहयोग चाहिए तो वो सहयोग देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। यहाँ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो ये दिखाता है कि स्टार्टअप्स को भी अगर किसी तरीके का कोई पुश चाहिए तो दोनों तरफ से सरकार इस वक्त बहुत आतुर है इस हर तरह की मदद न केवल उन लोगों को देने के लिए जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं, बल्कि स्टार्टअप्स को भी देने के लिए। आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम स्टार्टअप्स को यहाँ लेकर आए हैं तो ये इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो पहली बार भारत के बाहर आए हैं, जो पहली बार यूरोप के इस टेक वर्ल्ड को देख रहे हैं। इन स्टार्टअप्स की प्रॉपर मेंटोरिंग की गई है, जो शिक्षा मंत्रालय है उसने ये पहल की और उन्होंने इन सब स्टार्टअप्स की मेंटोर की, इनको ट्रेन किया गया कि यहाँ की रेगुलेशंस क्या होते हैं, यहाँ काम करने का तरीका क्या होता है, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, जिसके आधार पर हम इन निवेशकों के साथ जब हमें मीटिंग्स प्लान की जाएंगी या हो रही हैं तो उन मीटिंग्स में आपको किस तरीके से बात करनी है, किन बिंदुओं को सामने रखना है, क्या वो पूरी जो हैंड होल्डिंग होती है वो हैंड होल्डिंग हमारे इन डीप टेक 120 स्टार्टअप्स की गई है। इनमें से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों के साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन बहुत से नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए ये विचार लेकर आगे आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे IITs भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये जो CEOs हैं, जो कंपनीज के लीडर्स हैं जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं संवाद कर रहे हैं, जी इस बात का आश्वासन भी इन तमाम नेताओं को, इन तमाम CEOs को, इस उद्योग जगत के दिग्गजों को दे रहा है कि आप जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आइए हमारे स्टार्टअप्स के साथ, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, यहाँ हो रही रिसर्च के साथ आप जुड़िए, तो ये आश्वासन अब स्वयं प्रधानमंत्री इनके बीच आकर इनकी बात सुन रहे हैं, इनसे संवाद कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये मात्र एक पहल ऐसी नहीं है कि स्टार्टअप्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारत के आपके साथ जुड़ी हैं, लेकिन पीछे पूरी एक सरकार खड़ी है। बिल्कुल ममता, आपने आश्वासन का जिक्र किया, आपने आश्वासन का जिक्र किया उसी बात को लेकर, क्योंकि जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री संवाद करता है, उस गंभीरता को प्रदर्शित करता है जिस दिशा में देश आगे बढ़ना चाहता है, वो एक विश्वास बहाली का माहौल पैदा करता है। लैंग्वेज अभी तक एक भारत फ्रांस के बीच एक बैरियर हुआ करता जो लगातार तेजी से अब एक तरीके से टूट भी रहा है।
लेकिन आप चूंकि वहाँ मौजूद हैं तो वहाँ पे मौजूद तमाम कंपनियों के सीईओ, टेक्नोलॉजी के जो दिग्गज मौजूद हैं, निवेशक मौजूद हैं, उनके मन में किस प्रकार के इंडिया को लेकर भाव है और कैसा उत्साह है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, जरा उसके बारे में बताइए। जब मैंने प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कुछ सीईओ के साथ डिस्कशन कर रही थी, तो उस वक्त जब मैंने उनसे बोला कि आप क्या डीडी न्यूज के साथ बात करना चाहेंगे इंग्लिश में, तो उन्होंने बोला कि अभी हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, उसके बाद हम अपना रिएक्शन आपको देंगे। यानी कि ये समझना चाहिए कि ये जो सीईओ यहाँ आए हैं, ये इस वजह से यहाँ हैं क्योंकि वो भारत की इस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ वो जो जुड़ने वाला पहल है, जिसका इंतजार भारत को भी है और जिसके लिए ये भी आतुर है, ये भी चाहते हैं जुड़े, तो उस बीच के जो गैप को पूरा करने की बात है, वो यहाँ जो संवाद आप प्रधानमंत्री का इन सब के साथ देख रहे हैं, ये संवाद इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इनके लिए इनको एक ये आश्वासन आ रहा है, क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री अगर पीयूष गोयल जी भी हैं तो मंत्री जी से भी वो संवाद कर सकते हैं। कुछ उनको समस्याएं, कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं उनकी, उन सब का जवाब देने के लिए ही भारत यहाँ पर पहुंचा है। इसलिए इन सब के बीच में एक हमको बात जो बहुत उम्मीद जगाती है कि इनके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन इकोसिस्टम को लेकर। अब उसको जमीन पर उतारने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ परिणाम निकल कर आएंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि एक आइडिया कैसे बदलाव ला सकता है ममता, हम यहाँ पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें रितेश अग्रवाल मौजूद हैं, ओयो के फाउंडर हैं और बजट होटल्स की शुरुआत करने में उन्होंने क्रांतिकारी रोल निभाया और कैसे अब आगे इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो गेम चेंजर सॉल्यूशंस ला सकते हैं। मुझे लगता है कि चर्चा इस विषय में ज़रूर हो रही होगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है ममता कि इन सभी सॉल्यूशंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हाथ पकड़ना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उस लिहाज से रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और जो रिफॉर्म एक्सप्रेस जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस बार के बजट में किया था कि आप आइए यहाँ आकर निवेश नहीं बल्कि इनोवेट कीजिए, ये रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म परफॉर्म की जो नीति है आज जिस चर्चा को हम देख पा रहे हैं, कैसे उसमें सेतु का काम करती हुई नजर आएगी। सरकार सेतु का काम कर ही रही है। इसी वजह से आप देखिए ना, यहाँ पर जो बिजनेस लीडर्स हैं जिनसे प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, अगर आप इनके देशों पर भी नजर डालते हैं तो आप पाते हैं फ्रांस से तो है ही, यूके से भी हैं, जर्मनी से भी हैं, जापान से भी हैं, कनाडा से भी हैं। तो यानी अलग अलग देशों से यहाँ पर पहुंचे हुए, यूएई से भी हैं, सिंगापुर से भी हैं। इतने ज्यादा देशों से अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसमें दिग्गज कंपनियां इनमें शामिल हैं, और इन दिग्गज कंपनियों के सीईओज अगर हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो इस वजह से कि पिछले सालों में सरकार ने जो काम किया है वो काम अब परिणाम दे रहा है। हमने जो इनोवेशन के बीज बोने शुरू किए थे कुछ साल पहले, अब वो एक वृक्ष का रूप लेने लगे हैं, क्योंकि अब वो परिणाम इन डीप टेक स्टार्टअप, आप सोचिए 1280 डीप टेक स्टार्टअप ने अप्लाई किया था, जिनमें से हम 120 को लेकर आए हैं। और जब मैंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से बातचीत की थी तो उन्होंने भी ये बात कही कि इनमें से कम 500-600 ऐसे हैं जिनमें वो प्रतिभा है और वो आइडिया है और वो स्तर है कि वो भी यहाँ आ सकते। लेकिन चूंकि बेस्ट 120 हमें चुनने थे, इसलिए हमने अभी उनको छोड़ा, लेकिन छोड़ा नहीं है, उनकी भी हैंड होल्डिंग हम कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि जब अगली बार हम आए तो कई 100 को लेकर यहाँ आए और ये तादाद लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये अभी एक शुरुआत है। ये जब हमारे देश की सरकार की ओर से जब इस तरह के बयान आते हैं कि ये पहला कदम है और ये जर्नी आगे भी जारी रहेगी, तो इन्वेस्टर्स को, जो कंपनी के सीईओज हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, विश्व भर की जो अनुसंधान करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी ये आत्मविश्वास आता है कि एक पहल के तौर पे नहीं है भारत इनोवेट 2026, बल्कि ये एक सफर है। तो इनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो ये जज कर रहे होंगे कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जब इतने बड़ी कंपनियों के इतने बड़े दिग्गज यहाँ पे इस मंच पर आते हैं तो वो यूं ही नहीं आते, वो एक सोच के साथ आते हैं कि यहाँ से हम कुछ लेकर जाएंगे, इनके साथ कुछ करने का प्लान करेंगे। तो बहुत से आइडियाज ऐसे होंगे जो अभी इनिशियल स्टेज पे आएंगे, बहुत से आइडियाज ऐसे होंगे जो बहुत तेज रफ्तार पकड़ेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है
कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं यहाँ उपस्थित होना और इनके साथ संवाद करना ये दिखाता है कि जी। भारत सरकार गंभीर है और भारत सरकार की गंभीरता पर ये सभी विश्वास करते हैं। बिल्कुल ममता, अगर बात करें कि Self- किस तरीके से ज्वाइंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी लगातार भारत प्रयास करता रहा और इस प्रकार के मंच के माध्यम से जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़ेंगे, हमारे एकेडमिया बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं, ज्वाइंट रिसर्च पे बहुत फोकस दिखाई पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी लगातार बात हो रही है, उस नजरिए से भी ये बात, संवाद और ये मंच का पूरा जो फायदा है वो कैसे भारत को मिलता नजर आएगा? आयन, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है रिसर्च करने में ताकि कोई प्रोडक्ट लेकर आए। आज डिजिटल टेक की अगर हम बात करते हैं, डीप टेक में बहुत ज्यादा हिस्सा डिजिटल टेक का आ जाता है, और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो एक तस्वीर विश्व में ये नजर आती है कि ज्यादातर देशों में डिजिटल स्पेस निजी क्षेत्र के नियंत्रण में है। अब आप अमेरिका की कंपनीज को देख लीजिए, तमाम निजी कंपनियां हैं जिनके पास डिजिटल स्पेस है, जिनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके आधार पर, या एआई की भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सब कुछ निजी कंपनियों के नियंत्रण में है। भारत एक ऐसा देश है जहां डिजिटल स्पेस में हमने ओपन प्लेटफॉर्म दिए हैं। डीपीआई इसका उदाहरण है। यूपीआई 7 देशों में काम कर रहा है। इस वजह से भारत ने एक लोकतांत्रिकरण जो तकनीक का एक तस्वीर विश्व के सामने रखी है, हमने 38 जीपीयूज लगाए हैं जो उपलब्ध है सबके लिए, हमारे उद्यमियों के लिए भी, हमारे शोधकर्ताओं के लिए, हमारे अनुसंधानकर्ताओं के लिए। ये 38 जीपीयू जिनके माध्यम से एआई में वो काम कर रहे हैं, ये उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। ये लोग, जबकि आप देखो, अगर आप एआई कंप्यूटिंग की जो प्राइस है अलग अलग देशों में, वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत अगर लोकतांत्रिकरण कर रहा है तकनीक का, कि तकनीक सबके लिए हो, तकनीक समावेशी हो, ताकि इससे समावेशी विकास भी संभव हो सके। देखो, ये बात हमें समझनी होगी कि जो कंपनियां यहाँ आ रही हैं, ये कंपनियां मुनाफे के लिए आती हैं। कंपनियां चाहती हैं उन्हें कुछ रिटर्न मिले। डीप टेक में, पर्टिकुलरली डीप टेक में प्रॉब्लम या समस्या या चुनौती आप कह सकते हैं ये होती है कि डीप टेक में रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आते। टेक्नोलॉजी में क्या आपको सफलता मिलेगी या आपको पैसे का रिटर्न भी आएगा, ये श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ साल लगाने पड़ते हैं, उसमें मेहनत करते रहनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, काम होता रहता है, तब जाके आपको जो मिलता है वो इतना गुना आपको लाभ दे सकता है, जिसका अंदाजा हम आप एआई प्लेटफॉर्म के हिसाब से लगा सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं एआई का इसलिए दे रही हूँ कि हम सब यूज कर रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म को। लेकिन ममता, इसमें एक चीज़ और भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का ये वार्तालाप हम समझ पा रहे हैं, हम इसमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ के दिग्गज तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक लेवल से भी अलग अलग सीईओज हैं। अब इसमें अगर इस बार के लक्ष्यों की बात करें, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री कई मंचों पर करते हैं, कि कैसे तकनीक का मूल निर्माता भारत को बनना है। अब ऐसे में जो औद्योगिक रिसर्च की बात आरिंद्र ने की, आपने उसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, क्योंकि औद्योगिक अनुसंधान का खर्च भारत में कई अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है। उस रिसर्च को मजबूत करने के लिहाज से ये जो सीईओज हैं या इंडस्ट्री है, वो कितना बड़ा रोल निभा सकती है? जो यहाँ इंडस्ट्री आई है, अच्छा, इसके भी दो पहलू हैं आज। एक कि यहाँ जो इंडस्ट्री आई है, यहाँ जो वेंचर कैपिटलिस्ट आए हुए हैं, इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, वो हमारे देश के भी कॉर्पोरेट जगत के लिए एक संकेत है। संकेत इस बात का है कि आप भी आगे आइए और निवेश करिए अपने देश की ही कंपनियों में, ताकि वो रफ्तार पकड़ सके। आपने कहा कि ये लोग काम कर रहे हैं और ऑलरेडी काम भी चल रहा है ना, लेकिन इनको भी फंड्स की जरूरत होती है। अभी तक क्या हो रहा है, हमारे आईआईटी, क्योंकि हम 15 संस्थान लेकर आए हैं, हमारे आईआईटी है, आईआईटी बैंगलोर है, तमाम अन्य संस्थान है जो स्ट्रैटेजिक रिसर्च पे काम करते हैं। ये सब संस्थानों से जो आइडियाज निकले हैं, अभी हम उन्हीं आइडियाज को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। यानी हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम रिसर्च के साथ जुड़ रहा है। अगर आप अन्य देशों में देखते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ पर तमाम जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर रिसर्च लगातार चलता रहता है, क्योंकि इसमें कई साल लग जाते हैं एक रिसर्च में काम करने के लिए। ऐसे में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम अपने कॉर्पोरेट जगत को भी हमारे साथ जोड़ें, इस तरह से जोड़ें कि वो निवेश करें। तो ये जो निवेश का, फंडिंग का जो मॉडल है ना, वो मॉडल हमें चेंज करना है। तो
तो यहाँ जो लोग आए हैं ये आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, हमें आप पर विश्वास है, हम करेंगे। लेकिन हमारे देश के कॉर्पोरेट जगत के लिए भी ये संकेत है कि आप भी आगे बढ़िए, आइए, और शुरुआती स्तर से आप भी अगर निवेश में डालेंगे तो आप कम निवेश में बेहतरी ले पाएंगे। आपने सही कहा आज कि हम यहाँ पर किफायती सोल्यूशंस दे पा रहे हैं, कम खर्च के साथ दुनिया के सामने बेहतरीन सोल्यूशंस रख पा रहे हैं। अग्निकुल और इसरो के प्रोजेक्ट तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है ही। लेकिन तमाम जब मैं स्टार्टअप से यहाँ बात भी कर रही थी तो उन्होंने, जैसे मैंने पूछा आपकी इसमें क्या खास है कि दुनिया के लोग या देश आपकी तरफ देखें और आपसे बात करें, तो वो कितना नहीं बोला कि दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम लेकर आए हैं। कितना ने बोला कि सिर्फ 3 कंपनियां हैं दुनिया में जो ये बना रही हैं, जो हम भारत में आत्मनिर्भर भारत के साथ यानी इंडिजिनस रिसोर्सेज के साथ बना रहे हैं, जिसमें हमको अगर सप्लाई चेन में कभी बाधा पड़ती है, जो आजकल हम देख ही रहे हैं चुनौती के रूप में, अगर सप्लाई चेन में बाधा पड़ती है तो भी हमारे इस प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम देश का ही हवा और पानी यूज कर रहे हैं, वहीं का लोहा यूज कर रहे हैं इत्यादि। ये मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ सिर्फ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम किफायती सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन उन किफायती सोल्यूशन से पहले की एक जर्नी होती है। जब हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं, इंक्यूबेटर्स का मतलब वो इंक्यूबेट करते हैं एक आइडिया को। जैसे छोटे बेबी को हम इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि वो कमजोर है और उसको इतना मजबूत कर दें कि वो जब बाहर निकाला जाए तो हवा पानी में अपने आप को जिंदा रख सके। उसी तरीके से एक आइडिया को भी इंक्यूबेट किया जाता है इंक्यूबेटिंग सेंटर्स में, इंक्यूबेटर्स के द्वारा। उस समय फंडिंग चाहिए होती है। अच्छा, हम क्योंकि लगातार तस्वीरों, बिल्कुल हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं और इसमें अलग अलग जो क्षेत्र के दिग्गज है, अभी हमने जो तस्वीर देखी उसमें रोनी स्क्रूवाला मौजूद है, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत जाना माना नाम है। और ऐसे में ममता, ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हम जानते हैं कि AVGR हो या फिर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसको मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री करते रहे कि कंटेंट क्रिएशन को एक अलग जॉब क्रिएशन सेटअप से जोड़ दिया गया। उस लिहाज से भी भारत इनोवेट्स बहुत बड़ा मंच साबित होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने जब 13 अग्रणी सेक्टर्स को जब चुना है तो उसमें कम्युनिकेशन भी एक सेक्टर है। 6G पर काम होना चाहिए, एडवांस सैटेलाइट पर काम होना चाहिए जो हमारे कम्युनिकेशंस को बेहतर कर सके। नेक्स्ट जेन के लिए या भविष्य के लिए हमें कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना ही है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑरेंज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को ही वे सामने लेकर आए तो सिर्फ वो हार्डवेयर की बात नहीं, वो सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहे थे। तो ऐसे में जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का जो ऑरेंज इकोनॉमी से जुड़ सकता है, खासकर आज का युवा, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया ने एक तस्वीर ही बदल दी है। हर इनके हाथ में मोबाइल है, 1 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे यहाँ। और हमारा युवा इतना ज्यादा क्रिएटिव है कि वो हर तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है। उनके पास अगर ऑप्शंस नहीं होंगे, अवसर नहीं होंगे, तो उनका वो टैलेंट व्यर्थ चला जाएगा। तो सही वक्त पर प्रधानमंत्री ने जो ऑरेंज इकोनॉमी को खोला है, अब उसके बाद इसको कम्युनिकेशन को भी हमने एक 13 अग्रणी सेक्टर्स में इसको जोड़ा है। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं तकनीक के माध्यम से वो पिछड़े नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दूरगामी सोच बहुत जरूरी होती है जब बात तकनीक की होती है। और ये दूरगामी सोच लेकर अब भारत चल ही पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था, उसके बाद जो धीरे धीरे स्टेप लेते हुए अन्य कितने सारी योजनाओं का आरंभ होता चला गया। और जब इनोवेशन को लेकर भी हम अलग अलग स्तर पर इतनी सारी योजनाएं लेकर आते रहे, जिनमें यहाँ तक ऐसी भी योजनाएं, स्पार्क जैसी योजनाएं भी हैं जहाँ पर भारत के संस्थान और विश्व के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही है, उनके बीच भी उनको जोड़कर कैसे सुगम बनाकर हम अनुसंधान करें। मैं एग्जाम्पल छोटा सा इसलिए दे रही हूँ कि एक परिदृश्य बदल दिया गया है जिसमें कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑरेंज इकोनॉमी से हमारे जो भी युवा जुड़ना चाहते हैं उन सबको न केवल फैसिलिटेट किया जाए बल्कि उसके लिए कोलैबोरेशन भी हो और उन्हें भी आधुनिकतम तकनीक के साथ जोड़ा जाए ताकि हम पीछे ना रहें। तो 5G हमें 4G अपनाने में टाइम लगा, और इसीलिए उसको एक अलग ही विधा बनाया गया। आपको याद होगा क्रिएटर्स अवार्ड्स दिए गए थे, तो ये अपने आप में अब एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां हम अलग अलग उसके सब सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। ममता, क्योंकि बात ऑरेंज इकोनॉमी की हो रही है तो भारत का जो अपना एक मॉडल है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसको लेकर भी बहुत चर्चा होती है और उस नज़रिए से भी तमाम जो निवेशक हैं आगे इस सब चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ टैलेंट पूल भी है और श्रम भी तमाम अन्य देशों के मुकाबले सस्ता है, टैलेंट भी बहुत उच्च स्तर का है। उस नज़रिए से भी इस क्षेत्र में
जो संभावनाएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। उस नज़रिए से भी तमाम निवेशक आज भारत को देख रहे होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब यहाँ प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए यूरोप के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर सोनी इनोवेशन फंड के पहुंच रहे हैं, अगर सोनी वेंचर्स के डायरेक्टर और हेड यहाँ पहुंच रहे हैं, अगर ड्रीम इंक्यूबेटर के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पहुंच रहे हैं, तो तमाम ऐसी कंपनियां यहाँ पहुंच रही हैं जो दरअसल इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो अगर वो भी यहाँ पर आकर कुछ आइडियाज देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये एक सकारात्मक पहलू है कि जिस शुरुआत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर उतारा, वो सफल संकेत सबको देती नजर आ रही है। हम भारत में ही हमने देखा है, खुद ही इस बात का अनुभव भी किया है कि कैसे पिछले 2 से 3 सालों में कोविड के बाद एक परिदृश्य ही बदल गया है। जब हम इसकी बात करते हैं, अब डिजिटल हो गया है सारा, सब एवरीबडी इज ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्पेस में ही कंटेंट क्रिएट हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का ये मकसद है कि जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ रील्स और यूट्यूब वीडियोस बनाने की बात नहीं हो रही। यहाँ जो ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, यहाँ जो अलग अलग क्षेत्रों से एवीएक्स से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से टेक्निकल एरिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया में या डिजिटल स्पेस में, उन सबके लिए अवसर होने चाहिए। और हमारे युवा की प्रतिभा आप देखिए कि मोबाइल हाथ में आते ही गांव दराज तक के लोगों की क्रिएटिविटी सामने आ जाती है। यानी क्षमता अपार है, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनको विश्व के साथ जोड़ने के लिए, वैश्विक बिल्कुल एक वैश्विक तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए ममता, उस लिहाज से ये प्रयास काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी हैं, एम्बेसडर गुरजीत जी हैं, डॉक्टर विकास कौशल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनके रिएक्शंस भी ले लेते हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री और भारत की उस सीरियसनेस, गंभीरता को दिखाते हैं जहां पर बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत तेजी से कदम ताल करने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, देखिए आपने खुद एक बहुत सही बात कही थी कि ये बहुत उच्चतर स्तर पर ये संवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, सबसे जाके बात करके डिटेल में, ये देखिए साफ दर्शाता है कि वो कितनी ज्यादा समझ रखते हैं इन सब मुद्दों पर। और बड़े बड़े लोग वहां पर हैं। आप अपने वीडियो में दिखा रहे थे कि नारायण मूर्ति साहब है वहां पर, और इस तरह से तमाम दिग्गज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं वो वहां मौजूद हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना इंथुजियाज्म क्रिएट किया है इंडस्ट्री में, ताकि वो इस भारत इनोवेट्स जैसे मंच पर आए और शरीक हों और कोशिश करें कि भारत और फ्रांस की नहीं बल्कि भारत और दूसरे देशों की जो इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और तमाम अन्य क्षेत्रों में जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। सिंह साहब, रियल टाइम सॉल्यूशंस, ये कितना बड़ा मापदंड इस मंच में साबित होगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में उन सेक्टर्स में गेम चेंजर रहे। अगर हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात कर रहे हैं स्पेस की, तो पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने में इन तमाम उद्योग जगत से जुड़े हुए शीर्ष नेतृत्व का हाथ रहा है। रियल टाइम सॉल्यूशंस कि वक्त हो और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन मिल जाए, ये कितना बड़ा अहम मापदंड है इस बार के भारत इनोवेट्स का? सिंह साहब, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज अपने आप को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने बात की एआई और न्यू इनोवेशन की, फिर हमने बात की स्केल की। जब अब आप बात कर रही हैं वो है इफेक्टिवनेस एंड स्पीड। तो ये जो एआई बेस्ड डीप टेक सॉल्यूशंस है, ये केवल स्केलेबल ही नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, बट ये सॉल्यूशन एक स्पीड पे लाती है और उस डिलीवरी को हमें उसी स्पीड से आगे करना। एक है स्पीड ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है स्पीड ऑफ डिलीवरी। आपने किसी का ब्लड प्रेशर लिया या सर्वाइकल कैंसर का, जैसे विकास जी बता रहे, कुछ अनुमान लिया, वो तो आप बहुत जल्दी कर देंगे। उसके आगे वो सॉल्यूशन कैसे चलेगी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में या अस्पताल में, या पेशेंट को आगे कैसे मिलेगा, वो स्पीड कहां से आएगी, इसके ऊपर इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कई भारतीय चेहरे नजर आ रहे हैं।
ये जरूरी है समझना कि ये सब भारतीय कंपनियों के नुमाइंदे नहीं है, ये कई इंटरनेशनल कंपनी के नुमाइंदे भी हैं। तो ये इनका इनोवेशन तो हो चुका है, इनका स्केल अप हो चुका है, ये अब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भारत के साथ और ज्यादा स्केल अप और सोल्यूशन करेंगे। जी डॉक्टर विकास, किस नज़रिए से आप इन तस्वीरों को देखते हैं जहां पर इंडस्ट्री के साथ में इन्वॉल्व होकर उस गंभीरता को प्रदर्शित करना कि भारत किस तरीके से आज नई यात्रा की तेज गति से शुरुआत कर रहा है, स्पीड भी स्केल भी, उस नज़रिए से कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री के इस संवाद को? सबसे पहले तो आज हमारे प्रधानमंत्री को हमारे बीच में देखकर हमें बहुत खुशी मिल रही है कि कैसे वो सारे इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ इंटरैक्ट करके एक विश्व को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी विश्व को कैसे लीड कर सकती है। आते हैं आपके सवाल पे, जो भी हम सॉल्यूशंस, जो भी हम जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस की बार बार बात की जा रही है और फॉर्चुनेटली हमारे सॉल्यूशन का भी नाम स्मार्ट स्कोप है। सो कैसे जो हमारे स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, जैसे सर ने भी बोला कि कैसे वो जाकर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होते हैं। सो इंडिया की टेक्नोलॉजी की खास बात ये है कि जब इंडियन टेक्नोलॉजी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जब बात करता है या करता ही है तो वो अपने सारे इम्प्लीमेंटेशन एंगल, ग्रास रूट एंगल, वैलिडेशंस, वो सबको लेकर जाता है। एंड ज़रूरत होती है इस तरह के पुश की जो भारत इनोवेट्स हमें प्रदान कर रहा है आज के दिन में। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव एंड वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड दैट दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर industry leaders are interacting and going to showcase our technology, our innovations in front of the world, which has been patented in at national level। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हमने अपने देश में पेटेंट किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि everything made in India, so we can vouch in front of the world कि how this patented technology which और is ये पेटेंट, क्योंकि विकास जी आपने पेटेंट की बात की, दयाल साहब, मीडियोक्रिटी जो है वो तकनीक के क्षेत्र में नहीं चलती। यानी आप कितने अलग हैं, आप चीज़ों को कितने अलग ढंग से कर सकते हैं, ये क्षमता, और इस क्षमता को भारत ने हमेशा दिखाया है, भुनाया है, प्रदर्शित किया है। और इस क्षमता का आज भारत इनोवेट्स के वैश्विक मंच पर भी हम आकलन होते हुए देखेंगे। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा? जी 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 जी। एक्चुअली देखिए, मीडियोक्रिटी तो अब किसी क्षेत्र में नहीं चल सकती, और यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो उसमें एक्सेलेंस प्राप्त कीजिए। और उनकी ये कोशिश है कि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये दिखाता जा रहा है कि हम इस क्षेत्र में भी सर्वोच्च होते जा रहे हैं। तो ये जो भारत इनोवेट्स का मंच है, ये भी इस बात को ही दर्शाता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, इसमें भी हम दूसरों को पीछे छोड़ते जा रहे हो। अगर आपको बढ़ना है आगे तो हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए, हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स लगाइए। तो हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र में एक्सेलेंस प्राप्त की जा रही है, उसी को दर्शाया जा रहा है भारत इनोवेट्स के जरिए। और विश्व के साथ हम अलग नहीं रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो बार बार ये कहते हैं कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। हम जो क्षमता प्राप्त कर रहे हैं दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, और भारत इनोवेट्स भी एक इसी बात को दर्शाता है। मिस्टर दयाल, आप सही इस बात को समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर पर इस प्रकार के पहल करना, उसमें शामिल होना, और ये कुछ और तस्वीरें हमारे सामने आ गई जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एक गर्मजोशी भरी मुलाकात, बिल्कुल, और एक दूसरे को गले लगाना, खुश मिजाजी के साथ मिलना, और ये पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखाता है। भारत इनोवेट्स का मंच, पीछे बैनर, दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज, और खुले हाथों के साथ गर्मजोशी से फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। और ये प्रधानमंत्री की यात्रा फ्रांस की 7वीं यात्रा है, और ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति